तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है, और इसका 13वां पाठ गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमने पिछली कक्षा में पूरा कर लिया था। आज हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे, और ये पाठ मुख्यतः गांधी जी के बारे में था, हमने अच्छे से पढ़ा। अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया था? तो हमने देखा था ना कि गांधी जी जब लोगों के बीच जाते थे तो वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे, पढ़े लिखे भारतीयों की तरह अंग्रेजी में नहीं। हालांकि गांधी जी भी बहुत पढ़े लिखे थे, ये हमने देखा था, वकील थे, बैरिस्टर की डिग्री वो लंदन से करके आए थे, अफ्रीका में भी वकालत की। लेकिन वो भारत में आने के बाद आम लोगों के बीच जाते थे तो उनकी सामान्य भाषा, मातृभाषा में बात करते थे, उनके जैसे ही कपड़े पहनते थे, चरखा काटते थे, मतलब शारीरिक मेहनत करते थे। और इस प्रकार गांधी जी बहुत जल्दी आम लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गए और वो एक जन नेता बन गए थे। तो यही है कि गांधी जी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। तो देखिए, महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए निम्न कदम उठाए। वो क्या क्या हो सकते हैं? गांधी जी ने भारतीय जनता की दशा को समझने के लिए लगभग 1 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। जबकि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो केवल जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था, साल में एक बार दिसंबर के महीने में जब निकलते थे, सम्मेलन में हिस्सा लेते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे, वकील होते थे ज़्यादातर। तो जनता के बीच जाकर उनसे घनिष्ठ संबंध वो नहीं बनाते थे। जबकि गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया, भारत की जनता को समझा और उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। और ऐसा करने के लिए कि 1 वर्ष तक भारत को समझो, ऐसा करने के लिए गांधी जी को सलाह किसने दी थी? बताइए आप। गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष भारत को समझो, फिर यहां कुछ करना। अफ्रीका से जब गांधी जी आए थे तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो पहला। दूसरी बात कर रहे हैं, गांधी जी अन्य नेताओं के समान न तो जन समूह से अलग रहते थे और न ही उनसे अलग दिखते थे, उनके जैसा ही दिखते थे। किसान देखते थे कि यार ये भी सामान्य आदमी है, कैसे धोती बांध के सिर मुंडवा के हमारे बीच आता है, बैठता है, हमारी भाषा में बात करता है। इसलिए लोगों को अपनापन महसूस हुआ और घनिष्ठ रूप से वो गांधी जी से जुड़ते चले गए। और गांधी जी क्योंकि उनको उनके जैसे दिखते थे इसलिए। अगला है, गांधी जी सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनते थे। अगला है, अन्य राष्ट्रवादी नेता, जो अन्य नेता थे, भारत के बड़े नेता अन्य थे, वो कैसे थे? तो देखिए, अन्य राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपनिवेशिक वस्त्रों को धारण करते थे, सूट पहनते थे, बंद गला कोट पहनते थे। जबकि गांधी जी बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं और नीचे धोती बांध के लोगों के बीच जाते थे, लोगों के जैसे लगते थे। देखिए, किंतु गांधी जी की वेशभूषा अत्यधिक सीधी सादी थी। वे जन सामान्य के मध्य एक साधारण सी धोती में जाते थे। तो ये उन्होंने प्रयास किए जन साधारण की तरह ही अपने आप को पेश करने के, उनके जैसा दिखने के। अगला है, वे प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। तो लोगों को लगता था कि ये शारीरिक मेहनत करते हैं जैसे कि किसान और मजदूर करते हैं। तो इसलिए वो गांधी जी से जुड़ते चले गए और ये सब प्रयास थे गांधी जी के खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए, उनसे जुड़ने के। अगला देखिए थोड़ा एक और, उनकी सीधी सादी जीवन शैली एवं हाथों से काम करने के प्रति उनका लगाव उन्हें जन सामान्य के बहुत निकट ले गया। सीधी सादी जीवन शैली और हाथों से काम करने, मतलब चरखा काटते थे, खुद के हाथ से काम करते थे, ये सब चीज़ें लोगों से जुड़ने में बड़ी मदद की इन सब कामों ने गांधी जी के। देखिए अगला प्रश्न अब, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? किसानों को क्या उम्मीद थी महात्मा गांधी से? गांधी जी ने अफ्रीका से भारत आने के बाद 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। फिर गांधी जी जाते हैं चंपारण और चंपारण में उनको नील की खेती से मुक्त करते हैं। फिर वो जाते हैं गुजरात के खेड़ा में, उनको जो लगान था उससे मुक्ति दिलाते हैं। अहमदाबाद के मील मजदूर में जाते हैं, मजदूरों की समस्या दूर करते हैं। तो किसानों को लगने लग गया था कि ये वो मसीहा है जो हमारी सारी समस्याएं दूर कर देगा,
हमारी जो स्थिति है अंग्रेजी राज में, औपनिवेशिक सरकार में, इन कष्टों को दूर यही कर सकता है। तो इस तरह वो किसान गांधी जी को देखते थे। बाकी हमने पाठ के दौरान पढ़े थे कि किस तरह गांधी जी के बारे में अफवाहें फैलती थी कि गांधी जी तो भगवान के ही अवतार हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कि किस तरह देखते थे किसान गांधी जी को। किसान गांधी जी को अपना मसीहा, अनेक लोकोपकारी और चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न समझते थे। हम देखते थे ना कि किस तरह अफवाहें फैलती थी उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में। किसान और जनसामान्य गांधी जी की सात्विक जीवन शैली तथा उनके द्वारा ग्रहण किए गए धोती और चरखा जैसे प्रतीकों से अत्यधिक प्रभावित थे। किसानों ने गांधी जी को गांधी बाबा और गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। किसानों के बीच गांधी जी, किसान गांधी जी को क्या कहते थे? गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा। तो महात्मा, ध्यान रखना कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो एक व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, बंगाल के थे। जब गांधी जी चंपारण आंदोलन कर रहे थे, किसानों के साथ बैठते थे, खाते थे, भूख हड़ताल पे बैठते थे, सारे कष्ट सहते थे, तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ऐसा काम कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, ये तो महात्मा है। और महात्मा कह दिया था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा की उपाधि किसने दी गांधी जी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फिर लोगों के बीच ये महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। किसान उन्हें अपना उद्धारक मानते थे, ध्यान रखना, अपना मसीहा मानते थे, पढ़ा हमने, अपना उद्धारक मानते थे कि सारे कष्ट दूर यही करेंगे। और उनका विश्वास था कि गांधी जी उन्हें भू राजस्व की कठोर दरों तथा ब्रिटिश अधिकारियों की दमनात्मक गतिविधियों से बचा सकते हैं। वे उनकी मान मर्यादा के रक्षक हैं तथा उनकी स्वायत्ता उन्हें वापस दिला सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता उन्हें वापस दिला सकते हैं। ऐसा सोचते थे किसान गांधी जी के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? आपको याद है ना, नमक पर टैक्स लगा दिया था सरकार ने। अब वही नमक बनाएगा जिसको सरकार लाइसेंस जारी करेगी। हर आदमी नमक नहीं बना सकता था, जैसा कि भारत में समुद्रों के आसपास या खारी झीलों के आसपास भारतीय नमक बनाते थे। उनका ये रोजगार भी था, उसको बेच के कुछ पैसा भी कमाते थे और साथ ही भारतीय लोगों को भी सस्ता मिल जाता था नमक। अब जब नमक पे टैक्स लगेगा, कुछ गिनी चुनी लोग ही उसको बना पाएंगे, इसलिए नमक महंगा हो जाना था। और गांधी जी ने नमक को एक ऐसा मुद्दा चुना कि नमक को लेकर हम अब अगला आंदोलन करेंगे। तो वही पूछ रहे हैं कि नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। देखिए, नमक एक राष्ट्रीय संपदा थी, भारत की संपदा है, पानी है, खारे पानी से बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है। कोई दूसरी देश या सरकार उस पर कैसे टैक्स लगा सकती है? राष्ट्रीय संपदा थी जो हर गरीब अमीर भारतीय इस्तेमाल करता था, जिस पर औपनिवेशिक सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अतः नमक पर क्या कर दिया था? कर लगा दिया था, जिससे नमक की कीमत बढ़ गई थी। इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध नमक का प्रतीक के रूप में चुनाव किया। नमक को प्रतीक बनाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे गांधी जी। देखिए, नमक स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा निम्न कारणों से बन गया था। देखो, पहला, नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। उनके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, अब राज्य समझिए, उनके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर कौन किसका अधिकार स्थापित हो गया था? सरकार का या राज्य का। केवल राज्य जिसको परमिशन देगी वही तो नमक बनाएगा, और विक्रय भी किन दुकानों पर होगा ये सरकार तय करेगी। मतलब सरकार नमक को बनवाकर और नमक को बेचकर मुनाफा कमाना चाहती थी, मतलब नमक को महंगा कर देना चाहती थी, और ये हर अमीर और गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज़ थी। तो गांधी जी ने इस नमक कानून को घृणित कानून कहा, सबसे बुरा कानून कहा, और इसके खिलाफ वो खड़े हो गए कि मैं जा रहा हूँ और मैं नमक बनाऊंगा,
दांडी में जाके समुद्र के किनारे। कौन रोकता है देखते हैं। और यह आंदोलन क्या कहलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्ण उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया। ध्यान देना कि नमक बनाते थे कुछ लोग, तो वो पैसे कमाते थे, उनकी रोजी रोटी थी, उनका उद्योग था, ग्राम उद्योग था, ठीक है। लेकिन अब सरकार कह रही कि आप लोग नमक नहीं बनाओगे क्योंकि हम लाइसेंस देंगे, वो ही बनाएंगे। तो लोगों का एक रोजगार भी छिन गया था, ग्राम उद्योग भी छिन गया था नमक कानून से। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? हम जब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं, इस पुस्तक में पढ़ा, तो कई सारे अखबारों की हमने कटिंग पढ़ी कि गांधी जी के बारे में कैसे अफवाहें फैल रही थी, क्या लोग सोचते थे। तो वही बातें बतानी है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। तो अखबारों से ही हमें पता चलता है कि आम जनता क्या सोचती है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, क्या सोचती है गांधी जी के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से आंदोलन हुए, उसका जन साधारण पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमें अखबारों से ही पता चलता है। तो वही हमें इस उत्तर में बताना है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के स्रोतों में अखबारों का महत्वपूर्ण स्थान है। उनसे हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। क्या मिलती है? विभिन्न भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी घटनाओं का विवरण मिल जाता है। सारी तो घटनाएं मिल जाती है कि किस दिन क्या हुआ था। आज भी हम किसी बहुत पुरानी लाइब्रेरी में जाएंगे, वो समाचार पत्र हमें सुरक्षित मिलेंगे जो उस समय छपे थे, ब्रिटिश शासन के दौरान छपे थे। तो उनको पढ़ के हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, कौन लोग क्या सोचता था, साधारण लोगों की क्या उम्मीदें थी इस राष्ट्रीय आंदोलन से। ये सब हमें अखबारों से ही पता चलता है। समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलेगी नेताओं के विषय में। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का भी पता चलता है हमें अखबारों से ही। जन सामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी, ये तो हमने देखा ही, कैसे समाचार पत्रों की कटिंगों से हमने समझा कि जनसाधारण गांधी जी के बारे में क्या सोचता था। इनकी सहायता से, किनकी? समाचार पत्रों। तो समाचार पत्रों की सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन के निष्पक्ष अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। किंतु देखिए, समाचार जो पत्र छापते थे ना, जो संपादक होते थे, जो समाचार पत्र छापते थे, उनकी अपनी भी कुछ धारणा होती थी, उनकी खुद की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि होती थी। अगर वो समाचार पत्र का संपादक कोई अंग्रेज था तो वो ब्रिटिश सरकार की तारीफ करेगा, कोई भारतीय राष्ट्रवादी था तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन की तारीफ करेगा। तो समाचार पत्रों का भी अध्ययन करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि संपादक या समाचार पत्र छापने या लिखने वाले की धारणा किस तरफ है, निष्पक्ष रूप से, तभी हम अध्ययन कर पाएंगे। देखिए, किंतु यह याद रखना चाहिए कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण अनेक पूर्वाग्रहों से युक्त भी होते थे। समाचार पत्र प्रकाशित करने वालों की अपनी राजनीतिक विचारधारा थी और विश्व के प्रति उनका अपना ही दृष्टिकोण होता था। तो ये एक समस्याएं भी है समाचार पत्रों से जब हम इतिहास की जानकारी लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? देखिए, चरखा गांधी जी काटते थे और क्यों काटते थे ये समझिए कि चरखा क्यों काटते थे गांधी जी। गांधी जी कहते थे कि विदेशी कपड़ा हम अंग्रेजों के देश में बना हुआ जो भारत में बिकने आता है वो हम खरीदते हैं, तो हमारे पैसे विदेश में जाते हैं और हमारे देश में जो थोड़े बहुत कपड़े बनाते हैं लोग चरखों से, उनके रोजगार छिनते जा रहे हैं, उनका कपड़ा कोई खरीदता नहीं तो उनकी इनकम खत्म होती जा रही है। इसलिए भारतीयों को कहते थे कि विदेशी कपड़ा मत खरीदिए, स्वदेश में अपने हाथों से बना हुआ कपड़ा ही आप लोग इस्तेमाल कीजिए, ऐसा गांधी जी कहते थे। और चरखा काटिए, कपड़ा बनाइए और पहनिए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो कांग्रेस ने देश में 1 करोड़ चरखे बांटने का लक्ष्य बनाया था। तो 1 करोड़ चरखे कांग्रेस ने पूरे देश में बांटे थे, इसलिए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो और चरखा चलाओ, खुद के हाथ से कपड़े बुनो और उनको पहनो।
ठीक है, तो ये चरखा एक राष्ट्रीय महत्व की चीज बन गया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। देखिए, गांधी जी चरखे को एक आदर्श समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। वो प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। गांधी जी का मानना था, समझना, गांधी जी का मानना था कि चरखा गरीबों को कुछ आमदनी प्रदान कर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है। अगर हम खुद भी चरखा ना काटें तो कोई दूसरा चरखा काट रहा है, वो जो कपड़ा बना रहा है उसको हम खरीदेंगे तो उसका खर्चा चलेगा, उसकी कुछ आमदनी होगी गरीब भारतीयों की, और वो आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन सकेंगे। इसीलिए गांधी जी चरखा काटने पर बल देते थे। गांधी जी ने कहा था कि मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं अपितु सभी के हाथों में करना चाहता हूं। धन का केंद्रीकरण मतलब अगर हम विदेशी कपड़ा ही खरीदेंगे तो विदेशी कपड़ा किसी बड़ी फैक्ट्री में बनता है जिसका कोई मालिक है और वो मालिक अमीर है। हम उसका कपड़ा खरीदते हैं तो हमारा पैसा उसी के पास जाता है, वो और ज्यादा अमीर हो जाता है, मतलब धन का केंद्रण एक ही जगह हो जाता है। नहीं, ऐसा मत करो। गरीब आदमी जो कपड़ा बना रहा है चरखे से उसको खरीदो ताकि उसके पास भी कुछ धन जाए, तो धन का विकेंद्रीकरण होगा, सभी के पास बट जाएगा। अगला है, चरखा जन सामान्य से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसलिए इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना गया था। ठीक है बच्चों, हमने 5 प्रश्न इस कक्षा में हल किए हैं, बाकी बचे हुए प्रश्न अगली कक्षा में हल करेंगे। आप अच्छे से इनको पढ़ना, समझना। उम्मीद है आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।